गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज अपनी सीरीज का फर्स्ट दिन होने वाला है और आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए एंड टॉपिक इज द ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं नोट सेट में, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करें तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एक टाइप का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से फैलता है। ओके, अब इस बैक्टीरिया की एक खासियत होती है, जो बाकी के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, बट इस बैक्टीरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी आउटर कवरिंग लेयर होती है, वो माइकोलिक एसिड की बनी हुई रहती है और इसी वजह से इसको नॉर्मल जो ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग के द्वारा डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइप की स्टेनिंग टेक्निक यूज में लेते हैं और उसका नाम होता है जील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक। अगर कोई पूछे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को किस स्टेनिंग से अपन डिटेक्ट करते हैं तो उसका आंसर होने वाला है जील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है एक टाइप का एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा किस टाइप का है, तो एयरबोर्न। अगर एयरबोर्न जैसे अपने माइंड में आता है तो अपने माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि इसके लिए अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसके लिए अपने को स्पेशल टाइप के N95 का मास्क पहन के रखना है। जब भी पेशेंट की केयर करते हैं कोई ट्यूबरकुलोसिस का है तो अपने को एज ए नर्स को क्या करना है, N95 वाला मास्क पहन के रखना है। स्पेशल टाइप का कोई भी अदर रेस्पिरेटर भी यूज में ले सकते हैं। दूसरी चीज, इसके लिए अपन जो पेशेंट है तो उसको आइसोलेशन में रखते हैं और उसके जो रूम होता है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है ये बाहर स्प्रेड ना हो, उस रूम के अंदर ही रहे। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन इसके सिम्टम्स की बात करें तो वहां से बेसिकली आपको सीधा पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होता है। तो इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर, ये सीधा स्पेसिफिक सिम्टम्स है। बाकी अदर सिम्टम्स जैसे कि हिमोप्टेसिस हो गया, कफिंग हो गया, डिस्निया हो गया, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं, बट स्पेसिफिक की बात करें तो लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट अपन चले तो इसके डायग्नोसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसका आंसर होने वाला है स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर इज द कंफर्मेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। अब स्पुटम कल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि स्पुटम कल्चर के लिए अपन को सैंपल लेने का सबसे सही टाइम क्या होता है, तो सबसे सही टाइम होता है मॉर्निंग में। जैसे ही पेशेंट उठेगा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में इसका सैंपल ले लेंगे। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, वो पूछ सकता है, ऑप्शन में दो चीजें दे सकता है, अर्ली मॉर्निंग या फिर जस्ट आफ्टर अवेकनिंग। तो अपने को पता है कि जैसे ही पेशेंट उठेगा तभी लेते हैं ताकि वो कुछ खा ना ले, कुछ पी ना ले, क्योंकि अगर कुछ खा लिया पी लिया या फिर उसने ब्रश वगैरह कर ली तो जो स्पुटम का लिए जो सैंपल लेने वाले थे वो कंटामिनेटेड हो जाता है और जो अपन कल्चर करने वाले हैं उसका रिजल्ट अच्छे तरीके से अपन डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसका आंसर जस्ट आफ्टर अवेकनिंग ही देना है, मतलब जैसे ही पेशेंट उठेगा तभी देना है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग है तो अर्ली मॉर्निंग, अगर जस्ट आफ्टर अवेकनिंग आ जाता है तो जस्ट आफ्टर अवेकनिंग को प्रायोरिटी देनी है। ओके, दूसरी चीज, स्पुटम के लिए कितने सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब 3 सैंपल कलेक्ट करेंगे और तीनों को टेस्ट करते हैं। अगर तीनों पॉजिटिव देखने को मिलते हैं तो मतलब कि टीबी है उसके अंदर है, पॉजिटिव है, बंदे को टीबी हो चुकी है। अगर 2 सैंपल पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तब भी टीबी मानी जाएगी। अगर 2 सैंपल नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तब भी यही माना जाएगा कि उसको टीबी हो रखा है। अगर तीनों सैंपल नेगेटिव है तब जाके हम कह सकते हैं कि बंदे को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको पूछ सकते हैं कि जो स्पुटम कल्चर के लिए स्पुटम लेंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेनर यूज में लेते हैं और उस कंटेनर का नाम होता है फाल्कन ट्यूब, जो कि 15 से 30 ml की होती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे स्पुटम कल्चर से रिलेटेड। सेकंड आता है इसके स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो एक स्पेसिफिक टाइप की स्क्रीनिंग टेस्ट यूज में लिया जाता है, उसका नाम है मोन्टेक्स टेस्ट। अब मोन्टेक्स टेस्ट की खास बात ये होती है, पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि किसने दिया था पहली बार, जो इसका दूसरा नाम होता है ट्यूबरकुलोइन स्किन टेस्ट, स्किन ट्यूबरकुलोइन टेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर मोन्टेक्स टेस्ट बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके डिस्कवरी के बारे में पूछा जाएगा किसने ये टेस्ट को इजाद किया था, तो उसका नाम है वॉन पायरेवेट नाम का एक साइंटिस्ट हुए थे, उसने ये दिया था ट्यूबरकुलोइन टेस्ट। ओके, दूसरा चीज ये है कि इसके अंदर क्या करते हैं, तो बेसिकली पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लेते हैं और अमाउंट की बात करें तो 0.1 ml या फिर आपको इंटरनेशनल यूनिट में पूछे तो 5 इंटरनेशनल यूनिट लेते हैं। वो इंजेक्ट करते हैं, रूट रहेगी आपकी इंट्राडर्मल रूट
और उसके बाद पूछेंगे इंट्राडर्मल रूट इंजेक्ट तो कर दिया, उसके बाद जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए चेक कब करते हैं, कितने टाइम बाद अपने को चेक करना है, तो इसका आंसर आने वाला है 48 से 72 घंटे बाद। अगर एक ही आंसर पूछे तो आपको आंसर देना है 72 आवर बाद। ओके, अब उसके लिए हाइपर सेंसिटिविटी के लिए चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं, वहाँ पे इंड्यूरेशन चेक करते हैं, जहाँ पे इंजेक्शन इंसर्ट किया है वहाँ पे इंड्यूरेशन का मतलब वहाँ पे स्वेलिंग कितने एरिया में हुई है। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल पेशेंट है, पहले से उसको कोई डिजीज नहीं है, इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर अगर 10 mm या फिर 10 mm से ज़्यादा का इंड्यूरेशन वो स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है पीपीटी जहाँ पे इंजेक्ट किया है, तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। अगर कोई बंदा इम्यूनोसप्रेसिव है या फिर कोई ड्रग लेता है, अदर कोई ड्रग इंजेक्ट करता है, कोई इन्फेक्शन है उसकी बॉडी के अंदर, उस बंदे के अंदर अगर 5 mm का इंड्यूरेशन बन जाता है तब उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है, वरना नॉर्मल बंदे के अंदर अपन 10 mm का जब तक इंड्यूरेशन नहीं होता तब तक पॉजिटिव नहीं मानते हैं। अब अगर बीच में पूछ ले 6 से और 9 तक का है, नॉर्मल बंदा है, 6 से और 9 mm इंड्यूरेशन उसकी साइज है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको सस्पेक्टेड बोलेंगे, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो सस्पेक्टेड है, उसको टीबी हो सकता है। ओके, तीसरी चीज इसके अंदर की स्पेसिफिक टाइप की सिरिंज यूज में ले जाती है जिसको ट्यूबरकुलिन सिरिंज बोलते हैं। अगर इसकी लेंथ पूछ ले तो आपको 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, अगर इसका डायमीटर पूछ ले तो 26 गॉज का डायमीटर इसका होता है ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज यूज में लेते हैं मोन्टेक टेस्ट के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस टेस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इस टेस्ट के बारे में, अगर किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अंदर एंटर कर चुका है, तो उसके कितने टाइम बाद पॉजिटिव आ जाता है मोन्टेक टेस्ट, तो इसका आंसर होने वाला है आपको 2 से 8 वीक बाद इसका आंसर होगा। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस अंदर कर गया उसके कितने दिन बाद ये मोन्टेक टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो 2 से 8 वीक बाद। अगर किसी बंदे ने बीसीजी वैक्सीन लिया है तो कितने टाइम बाद मोन्टेक टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो उसका आंसर होने वाला है 8 से 14 वीक बाद। ओके, अगर किसी के अंदर बैक्टीरिया एंटर किया है तब तो 2 से 8 वीक बाद। अगर किसी को बीसीजी वैक्सीन लगी है उसके बाद अपन मोन्टेक टेस्ट करते हैं तो 8 से 14 वीक बाद ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी इससे रिलेटेड, मोन्टेक टेस्ट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट अपन इसके ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं। तो ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसके अंदर 5 ड्रग यूज में लेते हैं, और जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है उसके अंदर बेसिकली एंटीबायोटिक यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर 5 टाइप की मेडिकेशन हो गई। फर्स्ट हो गई रिफाम्पिसिन, सेकंड हो गई आइसोनियाजाइड, थर्ड हो गई थाम्ब्यूटोल, फोर्थ हो गई पायराजिनामाइड, और लास्ट वाली 5th हो गई स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, तो ये 5 ड्रग्स यूज में लेते हैं। तो इन ड्रग्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो उनकी 1 बाय 1 अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स तो ये पूछी जाएगी, अपन रिफाम्पिसिन को ले लेते हैं। तो रिफाम्पिसिन किसी को ड्रग चल रही है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ATD। तो अगर किसी को रिफाम्पिसिन चल रही है तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 ही पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो रिफाम्पिसिन जैसे ही देते हैं तो उस बंदे की बॉडी सिक्रेशन होती है, वो चाहे स्वेटिंग हो, टीयर हो, यूरिन हो, उन सब का कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, वो कलर चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, ये जो रिफाम्पिसिन होती है OCP के इफेक्ट को कम करती है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर कोई बंदी प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो OCP का यूज नहीं ले रही है तो उसको बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है और OCP ले रही है कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में, तब उसको बोलना है कि आप अगर रिफाम्पिसिन लेने वाले हो तो OCP आपके ऊपर काम करने वाले नहीं है, क्योंकि OCP के इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो आपको कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लेना होगा। थर्ड, जो रिफाम्पिसिन होते हैं एक और जगह यूज में होती है, जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन होता है उसके प्रोफाइलेक्सिस के रूप में कोई ड्रग में यूज ले जाती है तो उसका नाम होता है रिफाम्पिसिन। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं। सेकंड बात करेंगे अपन आइसोनियाजाइड की। तो आइसोनियाजाइड से साइड इफेक्ट से पूछे जाते हैं कि आइसोनियाजाइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। बेसिकली इसके साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है, एनीमिया करवाता है, मेंटल चेंजेस करवा के हेलुसिनेशन करवाता है, और गाबा का लेवल डिक्रीज कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई बंदा आइसोनियाजाइड ले रहा है तो अगर उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है तो दैट इज, इसका मीन है कि उसको क्या हो चुका है, इसकी टॉक्सिसिटी हो चुकी है, साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के रूप में अपन विटामिन B6 देते हैं, जो कि क्या होता है, पायरिडोक्सिन होता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इथाम्ब्यूटोल के बारे में। तो इथाम्ब्यूटोल से सीधा ही क्वेश्चन पूछते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में। तो ये क्या करवाता है, जो न्यूराइटिस करवाता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपने को कलर विजन में क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है, कलर विजन डिस्टर्ब हो जाता है इथाम्ब्यूटोल के अनुसार।
यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, तो इन 500 जो एटीडी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक है, बाकी सारी बैक्टीरियोसाइडल है? तो उसका आंसर होगा इथाम्ब्यूटोल। बाकी सारी साइडल है, ये स्टैटिक है, ये सिर्फ ग्रोथ को रोकती है, बाकी सारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को किल कर देती है। ओके, नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे वो है पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड क्या करती है? यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है। अगर पूछें किसी बंदे को गाउट हो रखा है तो उसको पायराजिनामाइड देंगे? नहीं, क्योंकि गाउट के अंदर भी क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से गाउट क्रिएट होता है, उसके अंदर भी नहीं देंगे। आपको सीधा ये भी पूछता है इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, या फिर ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा तो सीधा देगा साइड इफेक्ट के रूप में गाउट, तो आपको गाउट क्लिक कर देना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यही था। लास्ट आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के रूप में क्या होता है? सबसे पहले इसके साइड इफेक्ट की बात कर लें तो साइड इफेक्ट के रूप में इसके क्या होता है, ये ऑटोटॉक्सिक होता है। ये जो एट क्रेनियल नर्व होती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कानों के अंदर घंटियां बजेंगे, टिनेटिस हो जाएगा, और जो वेस्टिब्यूल नर्व होती है वो क्या करते हैं, बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो बैलेंस भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर कोई पूछे तो प्रेगनेंसी के अंदर इनमें से कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो उसका आंसर होने वाला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, अब यहाँ से दो चीज इंपॉर्टेंट और हैं जो आपको क्वेश्चन के रूप में पुटअप हो सकती है। फर्स्ट थिंग, तो मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है? तो उसका जवाब जाने वाला है रिफाम्पिसिन। अगर कोई बोले कि मोस्ट सीवियर या फिर डेंजर जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये 2 पॉइंट और आपको याद रखने हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के बारे में। तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, बेसिकली एंटीबायोटिक देते हैं, इसके अंदर लियोफ्लोक्सासिन आती है और मोक्सीफ्लोक्सेसिन होती है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर 2 चीजें आपने सुनी होगी, एक होता है एमडीआर टीबी, एक होता है एक्सडीआर टीबी। एमडीआर टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी और एक्सडीआर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अगर किसी को फर्स्ट लाइन जो मेडिकेशन होती है, जो 5 मेडिकेशन बताई है, उनके प्रति रेजिस्ट हो जाता है वो बंदा, उसके ऊपर ये आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन वगैरह काम करना बंद कर देती है, तो उस बंदे को अपन देते हैं, उस बंदे को क्या बोलते हैं, उसको एमडीआर टीबी हो चुकी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है। तो यहाँ से एक सीधा सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होगा, वो होगा ड्रग ऑफ चॉइस एमडीआर टीबी। तो उसका जवाब जाने वाला है लिवोफ्लोक्सासिन। ओके, सेकंड, अब एमडीआर टीबी के ड्रग दे रहे थे, उसके प्रति भी रेजिस्ट हो जाए, लिवोफ्लोक्सासिन भी काम ना करे, तो जो टीबी डेवलप होता है उसको बोलते हैं एक्सडीआर टीबी। और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं तो वो होगी मोक्सीफ्लोक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम होता है डॉट्स थेरेपी। तो डॉट्स थेरेपी की फुल फॉर्म पूछे तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, 2 फेज के अंदर ट्रीटमेंट चलता है। फर्स्ट फेज होती है इनिशिएटिव फेज होती है और दूसरी होती है कंटिन्यूस फेज। इनिशिएटिव फेज होती है 2 मंथ की होती है और कंटिन्यूएशन फेज होती है वो 4 मंथ की होती है। तो जो मिनिमम जो ट्रीटमेंट चलता है ट्यूबरकुलोसिस का वो 6 मंथ का चलता है। जो इनिशिएशन फेज के अंदर रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड ड्रग स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूएशन फेज में जो बाकी बची हुई ड्रग्स हैं उनको भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है आपको कि कितने मंथ का ट्रीटमेंट चलता है, इनिशिएटिव फेज में कितने मंथ का होता है और कंटिन्यूएशन फेज में कितने मंथ का होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी, जो मोन्टेक टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ये सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका जवाब होगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसका नाम है डिलेड या फिर साइटोटॉक्सिक भी बोल सकते हैं, इसको सेल मीडिएटेड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन बीसीजी वैक्सीन के बारे में, जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में यूज में ली जाती है ट्यूबरकुलोसिस में। तो बीसीजी एक लाइव वैक्सीन होती है जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। अब पूछेंगे आपसे कि डाइल्यूट करने के लिए स्टेराइल वाटर लेंगे या फिर नॉर्मल सेलाइन, तो इसका जवाब होगा नॉर्मल सेलाइन यूज में लेते हैं। अब जैसे ही उसको नॉर्मल सेलाइन के साथ रिकंस्टिट्यूट कर लिया तो कितने टाइम के अंदर अंदर उसको यूज करना है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो उसका सीधा एक पॉइंट में आंसर है 4 आवर, ना 3 ना 4.5, सीधा आंसर आ जाएगा आपका 4 घंटे के अंदर यूज करना है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट होता है कि ये हीट सेंसिटिव होती है या फिर फ्रीज सेंसिटिव। तो ये हीट सेंसिटिव होती है, जैसे हीट के संपर्क में आती है तो ये खराब हो जाती है, इसलिए इसको फ्रीजर के अंदर स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपसे ये पूछेंगे अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एज ए नर्स आपको कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज में लेने होते हैं। तो आपको गाउन, ग्लव्स और मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, तो मास्क पहनना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ती है, तो उसका जवाब जाने वाला है बीसीजी वैक्सीन। और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि आपको
जो BCG वैक्सीन होती है वो कौन से टाइप के ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करती है, तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से ही प्रिवेंट करती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट नहीं करती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर कौन से टाइप के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज में लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस पूछेंगे तो उसका जवाब जाएगा आइसोनियाजाइड। और लास्ट पॉइंट बचा है कि जो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो उसका जवाब है 24 मार्च। ओके, तो ये था अपना आज का लेक्चर। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।